हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर शिक्षा एकेडमी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में। और ये वेरिएबल जो है वो इसके पिछले वाला जो वीडियो था, फंडामेंटल पाइथन फंडामेंटल, तो पाइथन फंडामेंटल का ही ये पार्ट है, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल होता क्या है? जैसे कि हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं कि सी हुई, C++ हुई, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा हुई। इन सारे लैंग्वेजेस में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं तो इसमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपको आपको डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है यहाँ पे। और आप बिना डेटा टाइप के ही वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की डेफिनेशन जानते हैं, आखिर में होता क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। कैसे कैसे मैं आपको समझा पाऊंगा? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है या फिर मेमोरी जो होती है वो रो और कॉलम में डिवाइड होती है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया है ए, तो इसमें जो वैल्यू जो स्टोर होगी वो किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होगी, है ना। तो इसका एड्रेस 0 1 2 3, 0 1 2 3, इस तरह से ये मेमोरी में बटा हुआ होता है। कौन बटा हुआ होता है हमारे पास? ये बटा हुआ होता है। कौन? ये मेमोरी बटी हुई होती है, रो और कॉलम में बटी हुई होती है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ए वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया तो इसका एड्रेस 0 और 0 आ रहा है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएबल इज अ गिवन नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मतलब वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। मेमोरी लोकेशन का नाम कैसे होता है? जैसे कि हमारे घर का एड्रेस, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? एड्रेस होता है, तो है ना। तो उसकी क्या है? लोकेशन है। हमारे घर की क्या होती है? कुछ ना कुछ लोकेशन होती है ना। इसी तरह से जब हम किसी वेरिएबल वैल्यू को रखते हैं तो वो किस वेरिएबल में रखा हुआ है ना। तो जिस वेरिएबल में रखा हुआ है तो वो वेरिएबल की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के नाम को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब शायद समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल कैन कंसीडर्स एज अ कंटेनर। तो वेरिएबल क्या है? एक तरह का कंटेनर है। कैसे कैसे कंटेनर है? जब हम यहाँ पे a = 10 लिखते हैं तो 10 जो स्टोर हो रहा है वो a में है। तो जब कोई वैल्यू किसी में स्टोर होती है तो जिसमें स्टोर होती है वो कंटेनर तो है ही, है ना। अगर आप एक गिलास में पानी भरेंगे तो गिलास क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है, अगर आप कार्टून बॉक्स है आपके पास, उसमें आप सामान भर रहे हो तो कार्टून बॉक्स क्या हो? कंटेनर हुआ, है ना। और जो सामान आप भर रहे हो वो क्या होगा? वैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्या समझ में आया? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जो कि वैल्यू को होल्ड करके रखता है। पाइथन इज अ टाइप ऑफ इन्फर लैंग्वेज दैट मीन्स यू डज नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। मीन्स कि यहाँ पे हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, C++, जावा, जो लैंग्वेजेस हैं, इनमें डेटा टाइप का देना कंपलसरी होता है, डेटा टाइप, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नाम। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम और इक्वल में वैल्यू रखना है। तो जो वैल्यू है वो वेरिएबल में रखेगी तो वेरिएबल अपने आप उसका टाइप डिसाइड कर लेगा। लैंग्वेज में ये पाइथन लैंग्वेज में ये फैसिलिटी दी हुई है। तो वही वो बता रहा है क्या? पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डेटा टाइप। पाइथन अपने आप वेरिएबल का टाइप, जो आपने वैल्यू रखी हुई है वेरिएबल में, तो उसका टाइप अपने आप डिसाइड कर लेता है। कब डिसाइड कर लेता है? डिपेंड ऑन द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। जब भी हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं तब अपने आप ही क्या करता है? वो डिसाइड कर लेता है क्या? कि मेरा टाइप क्या है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a = 10। तो 10 क्या है? 10 क्या है? एक नंबर वैल्यू है। 10 क्या है? एक नंबर वैल्यू है। और लैंग्वेज में नंबर को क्या बोलते हैं अपन लोग? इंट बोलते हैं, है ना। तो ए का जो टाइप हो गया वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। देखिए कैसे। तो ये देखो, आप आपके सामने ये लैंग्वेज पाइथन IDE मैंने ओपन कर लिया है।
इसका मैं स्क्रिप्ट मोड में जाऊंगा, और नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो ए इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा वहां पे 10, ठीक है। तो 10 जो है मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10 क्या है, नंबर है, लेकिन 10 किस में स्टोर हुआ है, यहाँ पे ए में स्टोर हुआ है। 10 किस में स्टोर हुआ है, यहाँ पे ए में स्टोर हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका टाइप भी देखना है। सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि प्रिंट कैसे होता है, मैं आपको आगे आप बताने वाला हूँ प्रिंट और इनपुट हम लोग कैसे कराते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे ए, तो ए की जो वैल्यू प्रिंट हुई वो क्या हुई, 10, क्योंकि हमने 10 दी हुई थी ए में। बट इसका टाइप क्या है ना। तो हम लोग इसका टाइप कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट और टी वाई पी ई, टाइप नाम का एक फंक्शन होता है ना, और ए, इसके अंदर ए लिख देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम लिख देंगे। यहाँ देखो वेरिएबल में ए 10 किस में स्टोर है, हमारे पास ए में स्टोर है, ठीक है। 10 किस में स्टोर है, ए में स्टोर है। तो हमने जब ए को प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 10 मिली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ए का टाइप क्या है। मैंने तो यहाँ डेटा टाइप उसका डिसाइड किया नहीं, बट अब ये अपने आप डिसाइड हो गया होगा, ठीक है। देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या है, क्लास इंट। इसका क्या मतलब है कि ए वेरिएबल है, उसका टाइप इंट जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे ए ए इक्वल टू 10.5 रख दूं, तो इसका टाइप क्या आ जाएगा, क्लास। इसका टाइप आ जाएगा FLOAT, फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वेरिएबल को असाइन करना है। देखो अभी बार बार ये मैं आपको बात समझा रहा हूं कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना, असाइन करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल में वैल्यू को रखना, वेरिएबल में वैल्यू को रखना असाइन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, ठीक है, कैसे असाइन करेंगे। वेरिएबल में वैल्यू को जब हम लोग असाइन करते हैं तो नॉर्मली बात है कि क्या लिखना है आपको, वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ पे ए इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो ए में असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ ना, नेम, नेम इज अ वेरिएबल और इक्वल टू पाइथन। अब पाइथन देखो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर ये पाइथन अगर ये पाइथन ऐसे डबल कोट्स में भी लिखा होता ना, तब भी इसका टाइप क्या होता, स्ट्रिंग होता। और अगर ये ट्रिपल कोट्स में भी लिखा होता तब भी इसका टाइप क्या होता, स्ट्रिंग होता, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में दिया हुआ है। अगला उन्होंने सम दिया हुआ है, सम में उन्होंने लिखा NONE, नन। नन का मतलब क्या है कि ये विदाउट वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। आगे ए इक्वल टू 23, तो 23 जो उसने लिखा है, 23 जो लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ इंटीजर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रूव करके दिखाया है। बी इक्वल टू 6.2 मीन्स ये फ्लोट, मीन्स पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। बात समझ में आएगा, कौन सा टाइप होगा उसका, फ्लोट टाइप होगा, ठीक है। अब इन्होंने देखो इन दोनों को ऐड किया है, सम इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को जब ऐड किया तो सम का आंसर आया होगा, ठीक है। देखो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए हम लोग। सबसे पहले मैंने वैल्यू रखी हुई है, यहाँ कर लो, चाहे स्क्रिप्ट मोड में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड में भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्क्रिप्ट मोड में कैसे जाएंगे, हम लोग फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल पे जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास स्क्रिप्ट मोड हो गया। स्क्रिप्ट दो टाइप के मोड होते हैं पाइथन में, एक तो इंटरेक्टिव मोड होता है, जहां पे आपको तीन एरो साइन दिख रहे हैं, ये वाले तीन एरो साइन दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। और यहाँ पे जो आपको अनटाइटल जो दिख रहा है, ये वाली विंडो जो आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो ए इक्वस टू जैसे मैंने 10 लिखा हुआ है, और बी इक्वस टू मैंने 20.3 लिखा हुआ है, और SUM सम इक्वस टू मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी। और प्रिंट कराने के लिए प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, मैं प्रिंट कराऊंगा। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमें सबसे पहले सेव करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप रन पे जाएंगे तब भी आपसे वो सेव करवाने के लिए मांगेगा प्रोग्राम को, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम बनाना भी बताऊंगा कि किस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, बट ये अभी एग्जाम्पल है तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रन में जाएंगे, ओके में करेंगे, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, जैसे मैंने नाम दे दिया Demo1। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट आया है 30.3। तो हमने जो वैल्यू दी हुई थी, ए में दिया हुआ था 10, बी में दिया हुआ था 20.3। अब आप गौर से देखिए, गौर से आपको ये देखना है कि हमारे पास नंबर वैल्यू और
नंबर वैल्यू और आपके पास तो यहाँ पे अपन लोगों ने ये देखा कि इंटीजर और फ्लोट दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्लोट में ही आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट, देखो असाइन तो वैल्यू करना मैं आपको बता चुका हूं कैसे, a = 10, तो ये तो एक वेरिएबल है और एक ही वैल्यू है और उसमें असाइन हो गई। अब हम चाहते हैं कि एक वैल्यू कई सारे वेरिएबल में असाइन हो, एक वैल्यू कई सारे वेरिएबल में असाइन हो, तो कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल, फिर बी, फिर वेरिएबल का नाम सी, और यहाँ पे मैंने लिखा 10। तो 10, इसका क्या मतलब है? 10 सी में भी स्टोर है, 10 बी में भी स्टोर है, और 10 ए में भी स्टोर है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ए बी एंड सी सारे इक्वल में है, =1 लिखा हुआ है। सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू कई सारे वेरिएबल में असाइन हो सकती है। ठीक है, अब ए कॉमा बी, अब देखो ऐसे भी हम लोग असाइन कर सकते हैं कि ए कॉमा बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 जो है वो ए में स्टोर होगा और 2 है वो बी में स्टोर होगा। तो मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, मतलब मल्टीपल कई सारे वेरिएबल में कई सारी वैल्यूज अलग अलग रख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो ये स्वैपिंग कर दी इन्होंने ए की ए में। अब यहाँ पे देखो ए में क्या था 1 और बी में क्या था 2। तो अब ए में बी की, मतलब बी की वैल्यू कहाँ पहुंच गई? ए में पहुंच गई, और ए की वैल्यू कहाँ पहुंच गई? बी में पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? स्वैप हो गई। स्वैप होने का मतलब क्या है कि अब ए का आंसर आएगा 2 और बी का आंसर आएगा 1, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या है कि वेरिएबल, देखो स्कोप का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। जैसे आपका घर है, एक प्लॉट है, पूरा घर है, तो आप मतलब पूरा घर जो है वो पूरा एक तरह से क्या है कि मतलब ग्लोबल है वो, है ना? लेकिन उसमें जब रूम डिसाइड हो जाते हैं तो रूम क्या हो जाते हैं? वो लोकल हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जैसे कि आपका ये है, ये पूरा एक प्लॉट है, वो क्या है? ग्लोबल है, ग्लोबल है ना? कि जैसे कि घर के बाहर क्या बैठे हुए हैं? आपके दादाजी बैठे हुए हैं। तो कौन बैठे हुए हैं? दादाजी, है ना? तो जो दादाजी बैठे हुए हैं वो पूरे घर के लिए क्या है? ग्लोबल हैं, है ना? वो किसी भी कमरे में कहीं पे भी आराम से इजिली जा सकते हैं, तो वो क्या हो गए? ग्लोबली हो गए। ठीक है, लेकिन लेकिन जो पर्सनली, अब जैसे पर्सनल रूम, ये रूम बन गया, ये रूम बना हुआ है, रूम बने हुए हैं, है ना? तो जो रूम में जो बंदे रह रहे हैं, जैसे कि बड़े भाई हैं या फिर कोई सिस्टर है, या फिर पर्सनली रूम आप लोगों को दे दिया है, तो जो आपको रूम दिया गया है वो आप ही के लिए है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ लोकल। और ग्लोबल क्या हो जाएगा? ग्लोबल क्या हो जाएगा? आपका पूरा जो प्लॉट है वो पूरा क्या है? ग्लोबल है, जिसके अंदर ये लोकल वेरिएबल भी काम करेंगे। ठीक है, शायद कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेरिएबल स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है? एरिया, कि वो वेरिएबल किस एरिया में काम करेगा। एंड लाइफ टाइम इन पाइथन प्रोग्राम, तो लाइफ टाइम इन पाइथन प्रोग्राम तो क्या है? किसी स्कोप के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को ना दो, किसी एरिया के अंदर उस वेरिएबल को ना दो, और आप उसे बिल्कुल अलग से डिफाइन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम मतलब ग्लोबली हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल को डिफाइन करना वेरिएबल का स्कोप होता है। ठीक है, तो पहला है लोकल वेरिएबल। तो देखो आप गौर से देखो, डीईएफ फंक्शन, मैंने किसी एक फंक्शन के अंदर, देखो इसके अंदर मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, क्या होगी? प्रिंट 8। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 प्रिंट होगी, है ना? लेकिन मैं लेकिन मैं इस फंक्शन के बाहर, देखो ये इस फंक्शन के बाहर मैंने एक्स को प्रिंट कराया, तो क्या आ रही है यहाँ पे? एरर विल बी शोन, तो यहाँ पे एरर होगी। ग्लोबली में मैंने क्या किया? एक्स क्या है? 8 है, और मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवाया, तो भी यहाँ पे क्या आएगा? 8 आंसर आएगा। और मैं इस फंक्शन के बाहर, इस फंक्शन के बाहर, ये जो फंक्शन के बाहर मैंने यहाँ एक्स को प्रिंट कराया, तब भी इसका आंसर 8 आएगा, कोई एरर नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूँ। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या है डीईएफ। और मैंने एक
डेमो DEMO डेमो ले लेते हैं। और मैंने एक फंक्शन बनाया, कोलन साइन लगाया, और मैंने यहाँ पे x इक्वस टू मैंने 2 दे दिया। PRINT प्रिंट, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करवाया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा DEMO डेमो, और यहाँ पे ये काम कर जाएगा। बट अब मैंने फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और x को मैंने प्रिंट कराया। अब यहाँ पे एरर आनी ही आनी है, देखिए किस तरह से चलेगा ये। देखिए यहाँ पे एरर आई। क्या कह रहा है इस एरर में? इस एरर में क्या कह रहा है वो? इस एरर में उसका क्या मतलब है कि x इज नॉट डिफाइंड, है ना। जो आप प्रिंट x जो लिख रहे हो बाहर, तो x को आपने डिफाइन नहीं किया उसके एरिया में, इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लोकल, क्योंकि ये इसके अंदर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड लोकल। अब मैं इसी x को यहाँ ना बना के मैं यहाँ बना दूं, ठीक है। मैं यहाँ बना दूं और फिर इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं। अब देखना, अब कोई एरर नहीं आने वाली, देखो जरा गौर से देखो, कोई एरर नहीं आने वाली। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई, हाँ अब ठीक है। ये देखो कोई एरर नहीं आने वाली, है ना। 2 बार क्या आया? 2 आया। क्यों आया 2 बार 2? क्योंकि 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है, ठीक है। एक बार ये एक्स अपन ने ग्लोबली बना लिया, तो एक्स जो है वो इसके अंदर काम करेगा यहाँ पे, और यही वाला एक्स यहाँ पे भी काम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शायद समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग का सीधा सीधा मतलब है कि रन टाइम पे, है ना, रन टाइम पे कोई हम लोग वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग डायनेमिक टाइपिंग। टाइपिंग मतलब उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं अपन लोग, है ना। रन टाइम पे उसका टाइप क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ना, अच्छी डेफिनेशन। डेटा टाइप of variable depending change upon the value assignment variable to each statement। हर लाइन में, हर लाइन में हम एक वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। x 25 दिया, इसका मतलब क्या है? ये इंटीजर है। अब मैंने इसी x की वैल्यू पाइथन लिख दी, तो पाइथन तो डबल कोट्स में है, तो क्या हो जाएगा x, अब यहाँ पे x जो है वो तुरंत चेंज हो जाएगा, उसका टाइप चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रोग्रामर शुड बी अवेयर दैट टू राइट लाइक दिस। अब आपको इस तरह से नहीं लिख देना है y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा भाई। इसलिए नहीं लिख देना है क्योंकि x जो है वो स्ट्रिंग है, और आप किसी नंबर के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो एरर तो आनी ही आनी है। बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, मैं इसका आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जैसे मैंने x इक्वल टू लिखा यहाँ पे 10, फिर मैंने इसको PRINT प्रिंट कराया x, x, और इसका टाइप भी प्रिंट कराया, प्रिंट। मैंने TYPE टाइप नाम का एक फंक्शन होता है जो कि टाइप बताता है, ठीक है। अब मैंने इसी x की वैल्यू लिख दी TYTH पाइथन डबल कोट्स में। अपन को तो समझ में आ रहा है कि भैया जी स्ट्रिंग बन चुका है, बट पता कैसे लगाएंगे, है ना। फिर से मैंने एक्स को प्रिंट कराया और PRINT प्रिंट TYPE टाइप नाम का फंक्शन लगाया एक्स। अब देखो गौर से देखना, इसको क्या करा रहा हूं मैं? रन करा रहा हूं, देखना गौर से। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ एक्स की वैल्यू 10 है, और यहाँ 10 भी प्रिंट होगा, और साथ में इसका टाइप इंटीजर प्रिंट होगा, इंट, ठीक है। और यहाँ चेंज हो गया, देखो रन टाइम पे। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक टाइपिंग। देखना गौर से, ये देखिए एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हुई, और उसका टाइप क्या है? इंट। लेकिन फिर अपन ने एक्स की वैल्यू क्या रख दी? पाइथन। तो पाइथन क्या है? स्ट्रिंग। देखो एक ही वेरिएबल है, लेकिन उसका टाइप जो है वो चेंज हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? डायनेमिक टाइपिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है इनपुट और आउटपुट। देखिए गौर से, हम लोगों ने वेरिएबल देख लिए, उनका टाइप देख लिया, है ना। अब हम लोग कैसे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे? प्रिंट कराने का तो मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार कि ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊं, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। और इनपुट कैसे कराते हैं? देखिए आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे को बहुत डाउट होता है कि जैसे a इक्वल टू 10 लगा, तो सर मैंने a की वैल्यू 10 इनपुट करा दी, दिस इज रॉन्ग। ये नहीं बोलते हैं, ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट नहीं है, ये क्या है? असाइन वैल्यू। ये क्या है बोलते हैं इसको? वैल्यू असाइन, है ना। क्या बोलते हैं? वैल्यू असाइन। ये इनपुट नहीं होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है? जब प्रोग्राम रन हो और आपसे वैल्यू मांगे वो, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं?
इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू असाइनमेंट ऑफ वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले कि प्रिंट कैसे कराते हैं पाइथन में। तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू और मैसेजेस ये सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं, है ना। फंक्शन इन पाइथन, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन टू यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। क्या सिंटेक्स है उसका, प्रिंट लिखेंगे और उसमें एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, उसमें वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल प्रिंट 1 1 1 2 2, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। प्रिंट हेलो डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल आपके पास दूसरा है क्या। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कंप्यूटर कॉमा, अब देखो गौर से देखो, कॉमा साइंस, है ना। एक लाइन लिख दी इन्होंने, दूसरी लाइन फिर से लिखी कंप्यूटर सिंगल कोट्स में, फिर साइंस कॉमा SEP। ये स्पेशल उन्होंने जो करेक्टर लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एंड सिंबल। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो सीधा सीधा आएगा, कैसे, कंप्यूटर और साइंस। जो कॉमा आपको दिख रहा है ना, ये कॉमा वन स्पेस के लिए होता है, दो स्ट्रिंग के बीच में वन स्पेस प्रोवाइड करेगा कौन, कॉमा, ठीक है। तो ये आपका स्पेस आ गया। अब एंड, ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर क्या लगाया उसने, एंड लगाया। तो अब देखना कंप्यूटर, इनके बीच में क्या आउटपुट आएगा, कंप्यूटर एंड साइंस। बात समझ में आएगा। ये कॉमा लगे हुए हैं, कॉमा का मतलब क्या होगा, आपको स्पेस देगा ही देगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा इसमें आउटपुट, कंप्यूटर, कॉमा का मतलब क्या है, एक स्पेस, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कंप्यूटर, ठीक है। और थोड़ा स्पेस, फिर एंड सिंबल, एंड सिंबल, फिर क्या आएगा, SCINCE साइंस, और एंड, एंड में क्या लगा, डॉट, तो डॉट आ गया। बात समझ में आ गई है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। VAR1, वेरिएबल वन में क्या लिखा हुआ है, साइंस, वेरिएबल टू में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, सिंगल कोट्स में, तो दोनों स्ट्रिंग ही है। अब देखो, अब कॉमे से ये दोनों चीजें सेपरेट हैं। VAR1, तो VAR1 की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर साइंस, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, कंप्यूटर साइंस। फिर सिंगल कोट्स में क्या लिखा है, एंड। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल डबल कोट्स में प्रिंट में जो भी लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता, तो एंड एज इट इज प्रिंट हो गया। कॉमा, एक उसने स्पेस दे दिया, कॉमा, VAR2, तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, तो एज इट इज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस उसने दे दिया है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट, इनपुट, सॉरी इनपुट पे आते हैं। अब इनपुट कराने का काम किसका है, इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में जो कि आपको इनपुट कराता है। डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। पाइथन अलाउ अ यूजर टू गिव इनपुट टू अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कीबोर्ड बट रिटर्न अ वैल्यू अकॉर्डिंगली। भाई हम इनपुट तो कराएंगे लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग ही रिटर्न करेगा, किसको, वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एज इंट, एज क्या लिखा उसने, इंट। अच्छा, ये इंट समझ में नहीं आया, आप इंट सर, इनपुट तो इनपुट बता रहे हैं आप, लेकिन ये इंट क्यों लगा दिया आपने। तो यहाँ हम लोग नोट पढ़ लेते हैं कि इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज एंटर द वैल्यू इन स्ट्रिंग वैल्यू। तो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एज जो भी आएगी वो आपकी स्ट्रिंग में आएगी। जैसे आपने दिया 18, तो एज आपकी ऐसी स्ट्रिंग में आएगी। बट स्ट्रिंग में एज तो होती नहीं है, नंबर में एज होती। इस कन्वर्जन के लिए, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट नाम का टाइप कास्टिंग का फंक्शन लगाया हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा X = INPUT, इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर, एंटर दी वैल्यू, एंटर दी वैल्यू लिखा मैंने, ठीक है। अब जो एक्स में जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी। किस टाइप की आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने लिखा X = सबसे पहले तो मैं आपको इनपुट करना बताता हूँ। देखो इनपुट, एंड डबल कोट्स लगाया मैंने, एंटर, ENTER, एंटर आ। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ मैं जो एंटर लगा रहा हूँ ना, एंटर आ वैल्यू, तो देखो जब आप इसको रन कराओगे ना तो आपसे ये वैल्यू मांगे, मतलब हमें एक सूटेबल इस तरह से मैसेज देना है। देखो कोई भी, जब हम लोग सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो केवल अपने लिए नहीं करते,
अपन लोग करते हैं पूरे वर्ल्ड को देख करके। तो जब हम कोई हमारा कोई सॉफ्टवेयर जब यूज करेगा, तो मतलब उसके पास एक सुटेबल मैसेज आना चाहिए, है ना। कि जैसे कि आप गूगल पे, जीमेल पे ईमेल आईडी बनाते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है एंटर योर यूजर नेम। तो आपको पता चलता है कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम डालना है। अगर वो कुछ भी ना लिखे वहां पे, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बना के दे दे, तो आपको समझ में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो इसी तरह से जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि सामने वाले को पता चले कि हमें यहाँ पे क्या काम करना है ना। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, इनपुट नाम के फंक्शन में क्या लिख दिया, एंटर आ वैल्यू। अब देखो मैं इसको रन कराता हूँ, मैंने रन कराया इसको। देखो हमसे मांग रहा है एंटर आ वैल्यू, देखो यहाँ पे मांग रहा है वैल्यू, एंटर आ वैल्यू, मैंने यहाँ पे दिया 10। एंटर प्रेस किया, देखो 10 प्रिंट हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नंबर में आप दे रहे हो, है ना, नंबर में आ रहा है, और आप कह रहे हो कि स्ट्रिंग में इनपुट कराता है वो, है ना। बट ऐसा नहीं है, वो स्ट्रिंग में ही इनपुट कराता है। कैसे पता चलेगा इसका, देखो मैं टाइप बताता हूँ। PRINT प्रिंट ब्रैकेट में TYP टाइप ब्रैकेट में X, ठीक है। देखिए फिर से रन करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 10, कुछ भी दे दो वैल्यू, 4 दे दी मैंने, एंटर प्रेस किया, देखो 4 काय में आया, स्ट्रिंग में आया। बट अब हमें इसे काय में कन्वर्ट करना है, नंबर में चेंज करना है ना। 4 क्या है, नंबर है नंबर या नहीं? ठीक है, तो हमें नंबर में लेना है। कैसे लेंगे इसको नंबर में, देखिए यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन लोग, INT इंट, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? अब देखना गौर से, एंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे लिखा 10, 10 20 30, जो भी आपको लिखना हो, मैंने 20 लिख दिया। अब देखो इंट में आया, कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, इसका मतलब ये आपको बात प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई बात? कि जो भी इनपुट नाम का फंक्शन है, जो भी इनपुट नाम का फंक्शन है, वो आपकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में लेता है। काय में लेता है? स्ट्रिंग में इनपुट कराता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये टाइप लगाना पड़ेगा, है ना। तो और करने के लिए देखो, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन उसका कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस जिसको जो भी पढ़ना हो, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि उसको और आगे क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक उसको और करना है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। थैंक यू।